गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैथ की क्लास में सभी बच्चों का वेलकम। और आज मैथ की क्लास में आगे आपको कुछ पॉइंट्स उसी में बताने थे। मैंने 2 पॉइंट्स आपको बता दिए थे। आव्यूहों का योग तथा अंतर फर्स्ट पॉइंट था, और सेकंड पॉइंट 14 नंबर पीडीएफ फाइल में आव्यूहों का गुणनफल। तो ये मैंने इतना आपको बताया था, और इसके बाद सेकंड वीडियो में थोड़ा सा और आपको बताया था, तो वो भी आपको इसी के नीचे उतार लेना है। एग्जाम्पल्स वगैरह जो बताए थे वो आपको उतार लेने हैं, और जो सवाल लगाने के लिए दिया था वो आपको फेयर पे नहीं उतारने हैं। वो अभी व्हाट्सएप पर मैं सभी बच्चों की कॉपी चेक करूँगा, तो वो रफ पर ही आपको रखने हैं। तो यहाँ पर अब 2 पॉइंट्स मैंने आपको कंफर्म क्लियर बता दिए थे। आज आपको आगे बताना है एक नया पॉइंट्स है, इसी के आगे थर्ड पॉइंट आप डालेंगे। तीसरा पॉइंट आपका रहेगा आव्यूहों के योग तथा गुणन के गुणधर्म। आव्यूहों के योग तथा गुणन के गुणधर्म किताब में आपको अलग अलग दे रखा है। आव्यूहों के योग यानी फर्स्ट में आव्यूहों के योग के गुणधर्म अलग बताए गए हैं, और इसी में सेकंड आव्यूहों के गुणन के गुणधर्म आपको अलग बताए गए हैं। लेकिन मैं आपको इसमें क्या है, पीडीएफ फाइल में पेज नंबर 12 पे आप देखिए, तो इसमें ये जो पॉइंट लिखा हुआ है ये तीसरा पॉइंट आप मान के चलेंगे। तीसरा पॉइंट डालेंगे आव्यूहों के योग तथा गुणन के गुणधर्म। तो इसमें सबसे पहले आप ये जान लें कि इसमें कितने पॉइंट्स होते हैं, कितने गुणधर्म होते हैं, जो कि योग और गुणन यानी आव्यूहों के योग की संक्रिया में और आव्यूहों के गुणन की संक्रिया दोनों में काम करते हैं। तो पहला आपका रहेगा, ध्यान दीजिएगा, संवरक नियम। फिर दूसरा आपका रहेगा क्रम विनिमय नियम, किताब में लिखे हुए हैं। और तीसरा आपका रहेगा साहचर्य नियम। और चौथा रहेगा तत्समक नियम या अस्तित्व। और पांचवा रहेगा प्रतिलोम नियम या प्रतिलोम का अस्तित्व। तो ये 5 नियम हो गए, संवरक, क्रम विनिमय, साहचर्य, तत्समक और प्रतिलोम। ये पांचों नियम योग और गुणन के लिए अलग अलग होते हैं। यानी कहने का मतलब ये है आव्यूहों के योग के गुणधर्म में ये 5 नियम आएंगे, और आव्यूहों के गुणन के गुणधर्म में ये 5 नियम आएंगे। लेकिन यहां पर मैं योग और गुणन दोनों के लिए ये पांचों नियम एक साथ लेके मैं बताऊंगा यहां पे, जिससे आपको दोनों बेहतर समझ में आएंगे। तो सबसे पहले हेडिंग रहेगी संवरक नियम। तो संवरक नियम में समझ लीजिएगा, हम इसमें बताते चलते हैं आपको। पीडीएफ फाइल में सभी बच्चे ध्यान देंगे, पेज नंबर 12 पे। यदि ए व बी दो समान कोटि के आव्यूह हों, ठीक है, समान होने चाहिए। तो समान तो योग के लिए होने चाहिए, लेकिन गुणन की संक्रिया में समान होना आवश्यक नहीं है। तो योग और गुणन को आप जानते हैं कि कब समान होते हैं आव्यूह, कब समान नहीं होते हैं, ये चीज आप जानते हैं। लेकिन यहां पे ये समझ लीजिए कि जैसे ए व बी कोई 2 आव्यूह हैं, तो उनको अगर हम जोड़ें तो जो एक नया आव्यूह बनेगा वो भी एक आव्यूह होगा। और यहां पर अगर हम ए व बी का गुणन करें तो गुणा करने पर एक जो नया आव्यूह बनेगा वो भी तो एक आव्यूह होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि संवरक नियम क्या होता है, यदि 2 आव्यूहों को जोड़ें या गुणा करें तो जो आव्यूह बनते हैं ये दोनों भी एक आव्यूह होंगे। तो संवरक नियम बहुत ही आसान है। उसके बाद संवरक नियम किताब में शायद आपके नहीं दे रखा है, लेकिन ये समझ लीजिए।
क्योंकि दो संख्याओं को जोड़ने पर एक जो प्राप्त होता है वो भी नई संख्या होती है। ठीक उसी तरीके से दो अवयवों को जोड़ने या गुणा करने पर जो बनता है वो एक नया अवयव होता है। इसके बाद दूसरा आता है क्रम विनिमय। क्रम विनिमय का मतलब ये होता है इंटरचेंज। तो जैसे ए व बी, तो सिंपल इसमें आप ये समझ लीजिए कि क्रम विनिमय में क्या होता है कि सेकंड रूल में क्या होता है, सेकंड रूल में होता है कि जैसे ए व बी कोई दो अवयव हैं, अगर ये कोई दो अवयव हैं तो यहां पर a प्लस बी को लिखा जा सकता है b प्लस ए लिखा जा सकता है, यानी चाहे a में b को जोड़ो चाहे b में a को जोड़ो तो वो बराबर है। तो ये तो हो गया योग के लिए। अब यहां पर बात आती है गुणन में। जैसे दो अवयवों का गुणन किया जाए, तो अगर हम a और b का गुणा करते हैं और b और a का गुणा करते हैं तो ये बराबर नहीं हो सकते हैं। इसमें ध्यान दीजिएगा कि सेकेंड रूल में योग में तो पालन करता है लेकिन गुणन में पालन नहीं करता है। ये संभव नहीं है। a इंटू बी बराबर b इंटू ए नहीं हो सकता। यानी कहने का मतलब ये है कि योग में क्रम विनिमय नियम का पालन होता है लेकिन गुणन में क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं होता। इतना ध्यान दीजिएगा। संख्याओं में हो जाता है। संख्याओं में जैसे 2 गुणे 3 करो या 3 गुणे 2 करो तो यहां पर तो 6 और 6 बराबर आ जाता है, लेकिन अवयवों में गुणन की संक्रिया काम नहीं करती लेकिन योग की संक्रिया काम करती है। तो ये तो हो गया क्रम विनिमय के लिए, योग और गुणन के लिए। इसके बाद थर्ड स्टेप कौन सा है? थर्ड स्टेप आपका है साहचर्य प्रगुण। साहचर्य प्रगुण किताब में देखिए, यदि ए बी व सी कोई समान कोटि के अवयव हैं और कोटि है m इंटू एन, अगर इस तरीके से ए बी सी यहाँ पे 3 अवयव आए हैं तो साहचर्य में जैसे ए बी सी कोई 3 अवयव ले लिए गए हैं, समान है, ए बी सी हैं और समान है जिनकी कोटि m इंटू एन है, सभी की m इंटू एन है, चाहे 1 गुणे 2 है तो सभी 1 गुणे 2 हैं, अगर 2 इंटू 2 के हैं तो सभी 2 इंटू 2 के हैं। तो ये बात समझ रहे हो। तो यहाँ पर सबसे पहले आप यहाँ पर योग के लिए अगर देखें, यानी योग में अगर हम साहचर्य नियम को लगाएं तो a प्लस बी प्लस सी में हम पहले चाहे a व b को जोड़ें और चाहे लास्ट में b व c को जोड़ें, तब दोनों पक्ष बराबर आएंगे। तो अब योग में तो कंफर्म है। गुणन में भी देख लीजिए, गुणन में जैसे a b और c हैं तो हम चाहे a b का गुणा करें फिर c का गुणा करें और चाहे a को छोड़ के b और c का गुणा करें, b और c का गुणा करें और फिर a से गुणा करें तो दोनों पक्ष बराबर आएंगे। ठीक है, तो ये हो गया योग के लिए, यानी 3 अवयवों में से पहले 2 को जोड़ के तीसरा जोड़ें चाहे आखिरी के 2 को जोड़ के पहला जोड़ें, बराबर आएगा। फिर गुणन में हम चाहे पहले 2 का गुणा करके तीसरे का गुणा करें या आखिरी में 2 का गुणा करके पहले से गुणा करें तो सेम आएगा। ठीक है, लेकिन इसको ऐसे नहीं लिखा जा सकता, ध्यान दीजिएगा। जैसे ए बी और सी है तो इसको अगर हम ऐसे लिख दें कि बी और सी ऐसे करके ऐसे कर दें तो ये गलत है, क्योंकि ये आगे नहीं आ सकता है। बी और सी का गुणा करने पर जो आएगा वो ए के साथ उसका गुणा आप करेंगे। ठीक है, जैसे समझ रहे हैं ना मेरी बात? ये ऐसा क्यों? क्योंकि ये क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। तो अगर दोनों पक्षों में राइट हैंड साइड को देखो तो a और b इंटू सी को क्या बी सी इंटू ए लिखा जा सकता है। यानी अगर हम इसको x मान लें तो a x इज इक्वल टू एक्स ए नहीं लिखा जा सकता है ना। यानी जहां हमने बी सी को क्या मान रखा है, x मान रखा है। तो समझाने के लिए मैं ये चीज़ अपनी तरफ से बता रहा हूं कि a इंटू बी इंटू सी को हम b इंटू सी इंटू ए नहीं लिख सकते हैं क्योंकि क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। तो ये मैंने इतना आपको अलग से बता दिया है, समझाने के लिए मैंने आपको बताया है। ओके, लेकिन गुणन की संक्रिया ये आपको याद रखनी है और योग की संक्रिया में ये याद रखना है साहचर्य के लिए। अब बात आती है चौथे में। चौथा आपका क्या है? तत्समक। तत्समक नियम में याद रखिए तो योग के लिए अलग होगा। तो योग में तत्समक क्या होता है? तत्समक का अस्तित्व, किसी अवयव a का योगात्मक तत्समक 0 अवयव होता है। तो यहां पे समझ लीजिए, कोई भी किसी भी क्रम का कोई भी अवयव है, यहां पे समान होना आवश्यक नहीं है। कोई भी अवयव किसी भी क्रम का है तो
तत्समक का मतलब होता है कि अगर किसी आव्यूह में हम एक ऐसे आव्यूह को जोड़ें कि उस आव्यूह में कोई फर्क ना पड़े, तो वो आव्यूह है शून्य। यानी ए में अगर हम शून्य को जोड़ें तो उस शून्य में कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी ए में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए ए का किसी भी आव्यूह, जो भी आव्यूह आप मानेंगे, हमने यहां पे ए मान रखा है, तो ए का योगात्मक तत्समक, क्योंकि योग के लिए मैं बता रहा हूं ना, योगात्मक तत्समक शून्य आव्यूह होगा। तो ये कैसा आव्यूह है? शून्य आव्यूह होगा। तो शून्य आव्यूह जानते हो, ऐसा आव्यूह जिसके सभी अवयव शून्य हैं, जैसे 0 ये भी है, और दूसरा 0 0 0 0 ये भी है। अगर हम इस तरीके से लिखते हैं 0 0, तो ये भी, क्योंकि सभी क्रम चाहे जो हो, लेकिन अवयव अगर सारे शून्य हैं तो हम कहेंगे शून्य आव्यूह। तो शून्य आव्यूह यहां पर, तो शून्य आव्यूह किस तरीके का लिया जाएगा? जिस कोटि का आव्यूह होगा, जैसे a इज इक्वल टू, सपोज दैट हमने 2 1 1 2 ले लिया, सपोज दैट, तो ये 2 इंटू 2 का है, तो यानी ये a है, a का योगात्मक तत्समक o होगा, लेकिन o किस कोटि का होगा? 0 0 0 0, यानी 2 इंटू 2 कोटि का ही शून्य आव्यूह लेंगे। ठीक है, तो ये योगात्मक की संक्रिया है। अब बात आती है गुणात्मक के लिए तत्समक नियम क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा समझना आपको बहुत जरूरी है। तो गुणात्मक के लिए आ जाइए तत्समक। तो अभी योगात्मक तत्समक में आपको बताया गया था कि कोई भी आव्यूह है तो उसमें कोई फर्क ना पड़े, तो शून्य आव्यूह था गुणात्मक। अब गुणात्मक तत्समक देखिए, इसमें भी यही चीज है कि कोई भी एक अगर आव्यूह ले लिया जाए, गुणात्मक तत्समक में अगर कोई भी एक आव्यूह ले लिया, जैसे हमने ए ले लिया, तो इसमें हम किसका गुणा करें? अब जोड़ना नहीं है क्योंकि गुणात्मक है, तो इसमें हम किस आव्यूह का गुणा करें कि कोई फर्क ना पड़े? तो आई क्या होता है? तत्समक आव्यूह होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बताया था ना। तो ए आई करो चाहे आई ए करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहां पर बात आती है, जैसे हम मान लेते हैं कोई आव्यूह ए है, तो ए का गुणात्मक तत्समक क्या होगा? गुणात्मक तत्समक, तो ए का गुणात्मक तत्समक होगा आपका आई, क्योंकि आइडेंटिटी का, यानी ए में अगर हम आई का गुणा करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ए इंटू आई करें चाहे आई इंटू ए करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहां पर भी आपको एक विशेष बात ध्यान में रखनी है कि अगर ए आपका 2 1 3 4 है, तो यानी 2 इंटू 2 का है, तो यहां पर इतना आपको ध्यान रखना है कि जो आई होगा ये भी इसी कोटि का होगा, यानी 1 0 0 1, आइडेंटिटी यही तो होती है 2 इंटू 2 कोटि का। तो जिस तरीके से गुणात्मक तत्समक में, जैसे योगात्मक तत्समक में जो भी आव्यूह जिस कोटि का होगा, शून्य आव्यूह भी उसी कोटि का होता है, यानी ओ शून्य आव्यूह है जो इस आव्यूह में जोड़ने पर, क्योंकि योगात्मक है, जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर उसके बाद ठीक इसी तरीके से कोई भी आव्यूह ए है तो उसका गुणात्मक तत्समक आई होता है। आई क्यों होता है? क्योंकि आई का गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये, और इधर आपका ये शून्य है, ये ओ। तो ये बात हो गई योगात्मक और गुणात्मक के लिए। मैं दोनों एक ही नियम के लिए मैं गुणात्मक और योगात्मक दोनों कंबाइंड ले चल रहा हूं, जिससे अंतर से, अगर डिफरेंट से कोई चीज बताई जाती है तो बेहतर समझ में आती है। तो यहां पर अब लास्ट पॉइंट आ जाता है, पांचवा, आपका प्रतिलोम। क्या आ जाता है? प्रतिलोम। तो प्रतिलोम का नियम या प्रतिलोम का अस्तित्व, कुछ भी चाहे आप वो लिख सकते हैं, प्रतिलोम का नियम लिख लें। तो प्रतिलोम मतलब होता है उल्टा। प्रतिलोम का मतलब नाम से ही पता चल रहा है, विपरीत, अपोजिट। तो यहां पर हम पहले योग के लिए देखते हैं। तो योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? योग के लिए उसको बोलते हैं योगात्मक प्रतिलोम। तो किसी भी आव्यूह, जैसे मान लेते हैं ए है, तो यहां पर ए है, किसी आव्यूह ए का योगात्मक प्रतिलोम माइनस ए होगा, क्योंकि प्लस का विपरीत माइनस होता है। तो ए का योगात्मक प्रतिलोम
योगात्मक प्रतिलोम माइनस ए होता है। जैसे ए आपका हमने किसी भी कोटि का हो, अब यहां पर ये फर्क नहीं पड़ता है कि ए की कोटि क्या हो, चाहे जो कोटि हो, आप केवल माइनस लगा देंगे बस। जैसे ए आपका 1 और 2 है, तो यहां पे देखा जाए तो 2 × 1 कोटि का है, तो इसका प्रतिलोम क्या होगा, यानी इस आव्यूह का प्रतिलोम क्या होगा, इस आव्यूह का प्रतिलोम होगा ए, इसका प्रतिलोम होगा -1 2 और 2 × 2, कोटि वही होगी, कोटि वही होगी क्योंकि ए ही तो है, केवल आगे निशान कौन सा लग जाएगा, माइनस का। तो यहां पे लिख देंगे ए का योगात्मक प्रतिलोम दिस, ये होगा। ठीक है, अब बात आती है गुणात्मक प्रतिलोम। देख लीजिए, अभी मैंने योग का यानी योग के लिए प्रतिलोम बताया है, अब सेकंड में गुणात्मक, इसको नाम देते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। गुणा का उल्टा भाग होता है, तो गुणात्मक प्रतिलोम, जैसे ए कोई भी किसी भी कोटि का आव्यूह है, तो ए का गुणात्मक प्रतिलोम 1/a होगा, और 1/a का मतलब a इनवर्स, इसकी पावर 1 है, ऊपर ले जाएंगे तो माइनस, यानी किसी भी आव्यूह का गुणात्मक प्रतिलोम जो होगा, गुणात्मक प्रतिलोम वो -a होगा। अब यहां पर कोई भी आव्यूह ले लेंगे, a इनवर्स निकालना, आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में प्रतिलोम, इसे बोलते हैं प्रतिलोम। ठीक है, तो a का गुणात्मक प्रतिलोम निकालने का तरीका, यानी a दिया होगा, एक आव्यूह a दिया होगा, किसी भी कोटि का हो दिया होगा, उसका a इनवर्स निकालने के लिए आगे आपको देंगे, एक्सरसाइज है तब बताया जाएगा। लेकिन यहां पर आप ये प्रतिलोम के लिए योगात्मक और गुणात्मक a और b के टर्म में आप समझ लीजिए, सभी में मैंने a और b टर्म में बताया है, यानी a और b सभी में अंदर पॉइंट्स है ना। तो देखिए संवरक में भी a व b 2 पॉइंट बताए थे, उसी तरीके से सेकंड में क्रम विनिमय में भी एक a योग के लिए और b गुणन के लिए बताया था। उसके बाद तीसरे पार्ट में योग और गुणन के लिए यानी a और b हो गया, तत्समक में a योग का हो गया और गुणात्मक में b हो गया। उसी तरीके से प्रतिलोम में a योगात्मक का हो गया और b गुणात्मक का हो गया, योगात्मक गुणात्मक, इसको बहुत अच्छे से समझ लेंगे। तो ये पांचों नियम आपको बता दिए गए हैं। अब इन पांचों नियम के बाद एक नया नियम, एक और नियम आता है, तो ये थर्ड स्टेप में आपको ये समझना है। पीडीएफ फाइल में तो बहुत ही कम लिखने के लिए इसमें है, लेकिन आपको मैंने समझाने के लिए बहुत ही अच्छे से बताया है। तो आपको जिस तरीके से समझ में आया है, इस तरीके से भी समझ में आया है, तो आप ए व बी पार्ट करके अलग अलग लिख सकते हैं। ओके, इसके बाद चौथा पॉइंट जो मेन पॉइंट रहेगा आपका, 3 पॉइंट्स मैंने बता दिए हैं, अब चौथा एक लास्ट पॉइंट देख लीजिएगा। एक और पॉइंट इसमें होता है, चौथा पॉइंट देख लीजिए। एक होता है कि ये देखिए यहाँ पे ये चौथा पॉइंट, ये इसको आप बना लेंगे, आव्यूहों के योग तथा अंतर पर आधारित नियम। योग तथा अंतर नहीं, योग तथा यहाँ पे होना चाहिए गुणन। तो समझ लीजिए क्या होता है कि आव्यूहों के लिए, ध्यान दीजिएगा, आव्यूहों के लिए क्या होता है कि योग व गुणन सम्मिलित, सम्मिलित का मतलब होता है कि योग और गुणन दोनों एक ही नियम में सम्मिलित हो जाते हैं, तो उसे बोलते हैं, चाहे आप इसे वितरण नियम बोल दें या इसी को नाम देते हैं बंटन नियम। क्या देते हैं? बंटन नियम। तो वितरण नियम या बंटन नियम ये इंपॉर्टेंट है। इसके लिए जैसे ए बी व सी कोई संगत समान, संगत समान का मतलब हमेशा समान हो, ए बी सी व समान को, संगत समान कोटि के हैं, तो अगर ये संगत समान कोटि के हैं तो इस नियम में ध्यान दीजिएगा, a इंटू बी प्लस सी बराबर होगा, a का गुणा b में होगा ए बी और प्लस a और c, तो ये नियम बनता है यहाँ से। ओके, अब इसी नियम में थोड़ा सा और आप ये समझ लीजिए कि इसमें b को आगे नहीं कर सकते हैं और a को पीछे नहीं कर सकते हैं।
सी को आगे नहीं कर सकते हैं और ए को पीछे नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहां पर आपको मालूम है ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए या ए सी डज नॉट इक्वल टू सी ए, क्योंकि क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है गुणन में, क्योंकि यहां पर ये गुणा है ना। लेकिन इसी में ये अगर देखा जाए हम ए बी को इधर लिख दें और ए सी को इधर लिख सकते हैं ना। यानी इसी नियम को हम ए बी प्लस सी को अगर हम इस तरीके से लिख दें ए सी और प्लस ए बी, तो यानी ये डज नॉट नहीं होगा, ये इक्वल टू होगा, क्योंकि यहां पर आपका योग के लिए क्रम विनिमय नियम का पालन होता है। यानी इस पूरे को उठा के आप इधर और इधर कर सकते हैं ना। तो यानी ये लिखो चाहे ये लिखो, तो ये तो हो गया एक। अब इसी में ये तो फर्स्ट ए पार्ट हो गया। अब इसी में बी पार्ट, इसका भी आप देख लें कि अगर जैसे ए प्लस बी है और बाद में सी है, पहले क्या था ए के साथ गुणे में बी प्लस सी था, अब ए प्लस बी के साथ गुणे में सी है। तो यहां पर अगर हम इसका गुणा करेंगे तो आप ये कभी नहीं करेंगे कि सी का गुणा ए में कर रहे हैं तो सी ए लिख देना। ए का गुणा सी में होगा यानी ए आगे रहेगा, सी पीछे रहेगा, और प्लस फिर बी का गुणा सी में होगा, बी आगे रहेगा और सी पीछे रहेगा। इस बात का ध्यान दीजिएगा, ये आगे है तो ये आगे रहेगा और सी अगर पीछे है तो सी दोनों में पीछे रहेगा, क्योंकि इसमें इस चीज का विशेष ध्यान इसलिए देना रहता है क्योंकि ये क्रम विनिमय नियम का गुणन में क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान देना रहता है आव्यूह में। संख्याओं में इस चीज का ध्यान नहीं देना रहता है। गुणे में या योग में चाहे जिधर इधर उधर कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपका मैट्रिक्स में इस चीज को ध्यान में रखते हैं। ठीक है, अब इसी को अगर हम चाहें तो क्या सी ए लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। अगर हम सी को आगे कर दें नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम ए सी को इधर और बी सी को इधर लिख सकते हैं। यानी इसी को हम अगर इस तरीके से लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बी सी और प्लस ए सी। हमने इन दोनों को साथ में इधर उधर किया ना, क्योंकि योग में क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, तो ये आप लिख सकते हैं। तो ये नियम समझना है चौथे नियम में। ये देखिए यहाँ पे चौथे में ये आपको इस तरीके से ये दोनों नियम आपको बता दिए गए। ये मैंने बहुत ही छोटे पॉइंट्स में लिखाया है, लेकिन ये आपको बेहतर समझाने के लिए इतना मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। उसके बाद एक पॉइंट आप नोट में डाल के अलग से लिख लेंगे, नोट में अलग लिख लेंगे, या इसको पॉइंट भी बना सकते हैं, लेकिन नोट में डाल के लिख लीजिए। लास्ट में उसी के नीचे नोट में डाल लेंगे। जैसे मान लेते हैं कि कोई यदि के एक कैपिटल के एक अचर गुणन है, तो अचर गुणन का मतलब जैसे मान लेते हैं कि कोई एक आव्यूह है ए आव्यूह है आपका ए आई जे और m इंटू एन, ये इसका व्यापक रूप होता है, कोटि चाहे जो हो। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम इसमें के ए करें, दोनों पक्षों में अचर के का गुणा करने पर, यह कांस्टेंट टर्म है, कोई भी संख्या है, तो हम इसको के ए अगर करना चाहें तो यहां पर आगे के आ जाएगा और ए आई जे और m इंटू एन हो जाएगा। और इसी को लिख सकते हैं के ए इज इक्वल टू, के का अंदर गुणा कर देंगे ए आई जे और ब्रैकेट में m इंटू एन, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे ये समझना कि ये इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब जैसे हम मान ले कि यदि a 2 गुणे 2 कोटि का आव्यूह है, इस बात को समझना कि हमने चलो मान लिया m इंटू एन 2 गुणे 2 कोटि का आव्यूह, तो a बराबर लिखा जा सकता है a11 a12 a21 a22, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 कोटि का लिख दिया जाएगा। अब इसमें जब दोनों पक्षों में अगर k का गुणा करें तो k a इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, यानी यहां पर k का अंदर सभी में गुणा होगा, जितने भी अवयव होंगे सभी अवयव में k का गुणा कांस्टेंट का गुणा हो जाएगा। तो यानी ये हो जाएगा ka1 ka12 तो ka21 ka22 और ये 2 इंटू 2 कोटि वही रहेगी। तो यानी किसी भी कांस्टेंट, अगर आव्यूह के बाहर कोई भी कांस्टेंट टर्म है
तो उस कांस्टेंट को अगर हम अंदर ले जाएंगे तो चाहे जिस कोटि का अवयव हो उसके प्रत्येक अवयव में उस अचर का गुणा हो जाएगा। बस इतना आप इस नियम को ध्यान में रखिए। ठीक, तो ये नियम देखिए यहाँ पे बहुत छोटे रूप में बताया गया है, लेकिन इसको आपको इस तरीके से उतारना है। ये पूरा मैंने आपको बता दिया है, तो फेयर में नोट में आपको इस तरीके से ये पूरा उतारना है, ध्यान दीजिएगा। जिन बच्चों को मैं पढ़ा चुका हूं उनको मैंने डिटेल से बताया होगा, उनको दोबारा उतारने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो बच्चे अभी तक फेयर नहीं कर रखे हैं उनको ये नोट बहुत अच्छे से समझना है। यानी कांस्टेंट सभी में अंदर गुणा हो जाता है। ये एग्जाम्पल के तौर पे ये यहां से आप इसको उतार लेंगे। ओके, तो ये इतने नियम आपके हो गए। तो आज भी इन नियमों को ही आप याद कर लेंगे, समझ लेंगे, किताब भी सामने रखेंगे, किताब से भी समझने की कोशिश करेंगे। और जिस तरीके से मैंने बताया है, मैंने शार्ट मेथड से बताया है, इजी मेथड से बताया है, तो उससे भी समझ लेंगे। कल एक्सरसाइज से पहले कुछ एग्जाम्पल्स आपको बताएंगे, फिर उसके बाद मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करूँगा। थैंक यू।